गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 139 है यूपीपीएससी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा। सिविल सर्विसेज स्टडी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 139 तक पहुँच सकते हैं। एक एक टेस्ट में 20-20 प्रश्न हैं, ठीक है। किसी में 25 भी होंगे, सबकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। आप यूपीपीएससी की पेड टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, मेरा नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके, ठीक है। फुल टेस्ट सीरीज़ है वो। एक टेस्ट में जो है 150 प्रश्न होंगे, बिल्कुल जैसा एग्ज़ाम में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। ये स्टेटमेंट वाला प्रश्न है, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। राज्य चुनाव आयुक्त की जिम्मेदारी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने की होती है। और दूसरा वाला स्टेटमेंट है, भारत के चुनाव आयोग के तरह राज्य चुनाव आयुक्त भी स्वायत्त होता है। भारत के चुनाव आयुक्त की तरह राज्य का जो चुनाव आयुक्त है वो भी स्वायत्त होता है क्या? बिल्कुल, दोनों स्वायत्त होते हैं। और पहला वाला भी करेक्ट है, दोनों के दोनों करेक्ट हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 243 के में पंचायतों के निर्वाचन के लिए एक राज्य निर्वाचन आयुक्त का प्रावधान है, ठीक है। और यह भारत के चुनाव आयुक्त की तरह स्वतंत्र और स्वायत्त है, तो दोनों करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यानपूर्वक पढ़िए। लघु उद्योग, स्वास्थ्य और सफाई, इसमें अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी शामिल है। परिवार नियोजन, महिला एवं बाल विकास कल्याण, सामाजिक कल्याण, कमजोर तबके का कल्याण है क्या ये? उपरोक्त में से कौन से विषय 11वीं अनुसूची में शामिल है? देखिए, भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। जब मूल संविधान था तो 8 अनुसूचियां थी। प्रथम संविधान संशोधन होता है, उसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, फिर एक और संविधान हुआ, 10वीं जोड़ी गई, फिर एक और 11वीं, 12वीं, इस तरह से। अब 12 की 12 अनुसूचियों में जो है क्या क्या है सब पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछ लिया था। फिलहाल ये सारे के सारे करेक्ट हैं, क्योंकि ये सारे के सारे जो है 11वीं अनुसूची में शामिल हैं। तो उपरोक्त सभी डी हो जाएगा इसका आंसर। तो दिए गए सारे के सारे विषय 11वीं अनुसूची में शामिल हैं। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची को जो है 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, और इस सूची में 29 विषय शामिल हैं। इस अनुसूची में पंचायत की शक्तियाँ, ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन, बाजार, सड़क, पेयजल आदि जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं। एक और प्रश्न इसी तरह का है कुछ। निम्नलिखित में से कौन से विषय 11वीं अनुसूची में शामिल हैं? लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, जल संचय का विकास, पेयजल, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, शिक्षा प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर की, तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा। ये सारे के सारे विषय भी जो है भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल है। तो इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी होगा। तो देखिए, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें 29 विषयों को शामिल किया गया। इन विषयों को पंचायती राज्य को सौंप दिया गया। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। पंचायत व्यवस्था में आरक्षण से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट गलत है, उसको छांटना है अपने को। सभी पंचायत संस्थाओं में 2/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं। 2/3 या 1/3? तीनों स्तर पर अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटों में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय के लिए जो है आरक्षण सीटों में भी महिलाओं के लिए 2/3 सीटें आरक्षित की गई हैं। पहली बात तो 1/3 है, 1/3 है, तो एलिमिनेट कर दो पहले वाले को, और तीसरे वाले को भी हटा दो, 1/3 है। और बिल्कुल 3 स्तर होते हैं ना पंचायत के, तो SC ST समुदाय के लिए जो है आरक्षण करेक्ट है दूसरा वाला स्टेटमेंट। तो गलत अपने को छांटना है, तो फर्स्ट और थर्ड गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो संविधान का अनुच्छेद 243D पंचायत व्यवस्था में आरक्षण से संबंधित है। सभी पंचायत संस्थाओं में सामान्य श्रेणी के साथ साथ अनुसूचित जाति जनजाति की श्रेणी में 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। 1/3 याद रखिएगा। तीसरा वाला गलत, पहला गलत, दूसरा वाला करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। देखिए, बड़े बड़े स्टेटमेंट रखे हैं मैंने, ताकि एक ही प्रश्न में 4 से 5 प्रश्न कवर कर दिए जाएं। बिल्कुल लेवल इसका UPSC सिविल सेवा वाला है। ऐसे प्रश्नों की तैयारी करके स्टेट PCS में आराम से बना लगे प्रश्न। तो 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। पहला कुछ स्टेटमेंट है, पंचायत के तीनों स्तर के चुनाव सीधे जनता करती है। हर पंचायत निकाय की अवधि 5 साल की होती है। यदि सरकार पंचायत को भंग कर देती है तो 1 साल के भीतर पुनः चुनाव करवाना अनिवार्य है। और 73वें संविधान संशोधन से पहले कई प्रदेशों में जिला पंचायती निकाय के चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से होते थे। पंचायत के तीनों स्तर के चुनाव जो है सीधे करती है जनता, सही है। हर पंचायती निकाय की अवधि 5 वर्ष की होती है। बिल्कुल, पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए
न्यूनतम आयु कितनी 21 वर्ष होनी चाहिए। यदि सरकार पंचायत को भंग कर देती है तो 1 साल नहीं बल्कि 6 महीने के भीतर पुनः चुनाव कराना अनिवार्य है। और एक चीज़ याद रखिएगा, अगर 2 साल में भंग होती है तो जो पुनः चुनाव होगा उसकी जो पंचायत बनेगी नई वाली, तो वो बचे हुए 3 सालों के लिए बनेगी। ठीक है, 4 साल में भंग हो गया तो बचे हुए 1 साल में बनेगी, ये चीज़ याद रखिएगा। चौथा करेक्ट है। तो थर्ड वाले को एलिमिनेट करिए। रुकिए, गलत अपने को छाटना, तो गलत तीसरा ही है केवल, तो पहले ही आंसर हो गया। तो तीसरा वाला गलत है, बाकी सारे के सारे करेक्ट हैं। यदि सरकार पंचायत को भंग कर देती है तो 6 महीने के भीतर पुनः चुनाव कराना अनिवार्य है, ना कि 1 साल के भीतर। नंबर 6 पर आ जाइए। भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। भारतीय संविधान सत्ता की निरंकुशता पर प्रतिबंध लगाता है। यह सामाजिक बदलाव के लिए शांतिपूर्ण लोकतंत्र साधन उपलब्ध कराता है। यह समाज के कमजोर वर्गों को उनका उचित हक दिलाने की शक्ति प्रदान करता है। सारे करेक्ट हैं, सारे तो करेक्ट है, पढ़ने से लग रहा है। तो सारे के सारे करेक्ट हैं। देखिए, संविधान को अंगीकार करने का एक प्रमुख कारण सत्ता को निरंकुश होने से रोकना है। यह हमें सामाजिक बदलाव के लिए शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक साधन जो है वो प्रदान करता है। यह औपनिवेशिक दासता तो सारे के सारे करेक्ट हैं, डी है इसका आंसर। संविधान को अंगीकार करने का एक प्रमुख कारण सत्ता को निरंकुश होने से रोकना है, और यह हमें सामाजिक बदलाव के लिए शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक साधन प्रदान करता है संविधान। और यह औपनिवेशिक दास्ता में रह रहे लोगों के लिए राजनीतिक आत्मनिर्णय की उद्घोषणा है, और समाज के कमजोर वर्गों को उनका हक दिलाने में शक्ति प्रदान करता है संविधान। और यह परंपरागत सत्ता से दूर रहे लोगों का सशक्तिकरण करता है, और इसका निर्माण परंपरागत सामाजिक ऊंच नीच के बंधनों को तोड़ने के लिए, स्वतंत्रता, समानता और न्याय के नए युग में प्रवेश करने के लिए हुआ है। नंबर 7 पर आ जाइए। स्टेटमेंट वाला प्रश्न है, बताने कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। पहला स्टेटमेंट है, भारत का संविधान अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए विधायिका में आरक्षण का प्रावधान करता है। और भारत का संविधान अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए लोक नियोजन एवं शिक्षण संस्थानों में आरक्षण संबंधी उपबंध करता है। करता है क्या? करता है, करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। तो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए संविधान के अनुच्छेद 330 और 332 में संसद और राज्य विधानमंडलों में आरक्षण का उपबंध जो है वो किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है, भारत का संविधान धार्मिक समुदायों को शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार देता है। और दूसरा है, राज्य धार्मिक संगठनों द्वारा चलाए जा रहे शिक्षण संस्थानों को धन नहीं दे सकता। धन दे सकता है, गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। तो दूसरा वाला गलत है। भारत का संविधान धार्मिक समुदायों को शिक्षण संस्थान स्थापित करने और चलाने का अधिकार प्रदान करता है, और राज्य धार्मिक संगठनों द्वारा चलाए जा रहे शिक्षण संस्थानों को धन दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता का भारतीय संदर्भ में कौन सा है। भारतीय संदर्भ कौन सा है। पहला है, राज्य का धर्म से कोई लेना देना नहीं है, राज्य का धर्म से नज़दीकी संबंध है। और तीसरा है, राज्य धर्मों के बीच भेदभाव कर सकता है। और चौथा है, राज्य धार्मिक समूहों को के अधिकारों को मान्यता देता है। क्या मतलब है धर्मनिरपेक्षता का भारतीय संदर्भ में? राज्य का धर्म से कोई लेना देना नहीं है, गलत है ये। राज्य का धर्म से नज़दीकी संबंध है, ये भी गलत है। और राज्य धर्मों के बीच भेदभाव कर सकता है, ये भी गलत है। राज्य धार्मिक समुदाय के अधिकारों को मान्यता देता है, ये सही है, डी। तो डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। भारतीय राज्य ने किसी भी धर्म को राज्य के धर्म के रूप में अंगीकार नहीं किया है। भारत का संविधान किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता, लेकिन सभी धार्मिक समुदायों के अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है, जैसे शिक्षण संस्थान की स्थापना करने और इसे चलाने का अधिकार। राज्य धार्मिक संगठनों द्वारा चलाए जा रहे शिक्षण संस्थानों को धन दे सकता है, जैसे कि ऊपर आपने देखा। और भारत के संविधान में मूल रूप से पंथ निरपेक्षता शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, फिर भी हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष रहा है। और आपको याद हो कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो हुआ था 1976 में, उसमें जो है प्रस्तावना में वो 3 शब्द जोड़े गए थे। उन 3 में से एक शब्द है धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। सकारात्मक कार्य योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम, इसे सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में अपनाया गया, और इस कार्य योजना का उद्देश्य समाज के वंचित एवं कमजोर वर्गों के अधिकार की रक्षा करना है। बिल्कुल करेक्ट है दूसरा वाला स्टेटमेंट, लेकिन सबसे पहले जो है इसे भारत में ही अपनाया गया था। ठीक है, तो 2 इसका आंसर हो जाएगा, पहला गलत है।
तो संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन 1964 के पश्चात सकारात्मक कार्य योजना को अपनाया गया, जबकि भारत में यह संविधान प्रारंभ होने के साथ ही प्रारंभ हो गया। तो भारत होना चाहिए उसमें। भारत के संविधान में इसके लिए प्रावधान किया गया है और इस कार्य योजना के द्वारा राज्य समाज के वंचित एवं कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा करता तथा उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ता है। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कोई स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है, मतलब गलत स्टेटमेंट है वो, और कौन सा है वो गलत वाला स्टेटमेंट सारे पढ़ने पड़ेंगे उसके लिए। नेहरू रिपोर्ट 1928 में उपबंध था कि 24 वर्ष की आयु के प्रत्येक व्यक्ति को लोकसभा में मतदान करने का अधिकार होगा। नेहरू रिपोर्ट 1928 में उस प्रत्येक व्यक्ति को नागरिक माना गया जिसने राष्ट्रमंडल की भू सीमा में जन्म लिया और किसी अन्य राष्ट्र की नागरिकता ग्रहण नहीं की थी। भारत का संविधान का अनुच्छेद 370 जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लिए एक अलग संविधान का उपबंध करता था और संविधान का अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र और गुजरात के लिए विशेष उपबंध करता है। बिल्कुल ये करता था, हटा दिया गया है अब। ठीक है, पहला वाला भी करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है। अनुच्छेद 371 371 में गुजरात और महाराष्ट्र के लिए प्रावधान है। गुजरात और महाराष्ट्र के लिए 371 ए में या का में तो नागालैंड है भैया। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, इनकरेक्ट है चौथा वाला। तो मोतीलाल नेहरू ने वर्ष 1928 में एक रिपोर्ट तैयार की जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इस रिपोर्ट में नागरिक के मूल अधिकार, 24 वर्ष की आयु के प्रत्येक व्यक्ति को लोकसभा में मतदान करने का अधिकार तथा उस प्रत्येक व्यक्ति को नागरिक माना गया जिसने राष्ट्रमंडल की भू सीमा के भीतर जन्म लिया और किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण नहीं की थी। देखिए, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 370 था वो जम्मू कश्मीर के लिए विशेष राज्य का प्रावधान करता था कभी। ठीक है, और जम्मू कश्मीर भारत का ऐसा एकमात्र राज्य था जिसका अलग संविधान था। और संविधान के अनुच्छेद 371 ए में नागालैंड के लिए विशेष प्रावधान है, जबकि अनुच्छेद 371 में महाराष्ट्र एवं गुजरात के लिए विशेष उपबंध है। ये सब पूछ लेता है कि 371 ए में क्या, बी में क्या, सी में क्या, डी में क्या, ई में क्या। ठीक है, याद रखना इनको। आसान सा प्रश्न है, भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से कब लागू किया गया की बात हो रही है। तो अंगीकृत करने वाली डेट ये है और लागू करने वाली डेट ये है। तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को जो है अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान औपचारिक रूप से लागू किया गया। 12वां प्रश्न है, भारतीय संविधान से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। समय की आवश्यकता अनुसार संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं। बिल्कुल, संसद कर सकती है। संवैधानिक बात की एक से अधिक व्याख्याएं हो सकती हैं। व्याख्या कौन करता है? हमारा सुप्रीम कोर्ट। अलग अलग बाद में अलग अलग कर सकता है, करेक्ट है। भारतीय संविधान में कठोरता और लचीलेपन का उचित समन्वय है। भारतीय संविधान कठोर है, लचीला भी है क्या? है। और भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। सारे तो करेक्ट है, तो सारे के सारे करेक्ट हो गए। डी है इसका आंसर। तो संसद समय की आवश्यकता अनुसार संविधान में संशोधन कर सकती है। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। अतः भिन्न भिन्न मामलों में संविधान की किसी बात की अलग अलग व्याख्याएं हो सकती हैं। और भारतीय संविधान कठोरता और लचीलेपन का उचित समन्वय है, जहां लचीले का मतलब है परिवर्तनों के प्रति खुली दृष्टि, जबकि कठोर का अर्थ है आवश्यक परिवर्तनों के प्रति कठोर रवैया। परिवर्तन के प्रति उदार रवैये के कारण ही हमारा भारतीय संविधान जीवंत दस्तावेज कहलाता है और हमारा संविधान कोई जड़ और अपरिवर्तनीय दस्तावेज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए कौन सा अनुच्छेद समाहित है? 368, 364, 332। इससे काम हो जाएगा 368। प्रिंटिंग मिस्टेक कैसे हो गई? ए होगा। तो देखिए, संविधान के भाग 20 और अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन संबंधी प्रावधान है। संशोधन के 3 प्रकार हैं। साधारण बहुमत से कर लो, विशेष बहुमत से कर लो, और विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल का समर्थन से कर लो। संसद द्वारा साधारण तरीके से किया गया संशोधन को संविधान संशोधन का अंग नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें संसद सामान्य बहुमत से विधि बनाती है। याद रखिएगा 3 तरीके कौन से? साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का समर्थन। एग्जाम में यह भी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान साधारण बहुमत से होते हैं या विशेष बहुमत से होते हैं। कराया है वो भी टेस्ट में। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। टेस्ट बड़ा होने वाला लगता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, थोड़ा तीव्र गति से चलेगा। पहला स्टेटमेंट है, संविधान संशोधन
में संसद के अलावा किसी अन्य निकाय या संविधान आयोग की कोई भूमिका नहीं होती। संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए भेजा जाता है और इस मामले में राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं कह सकता। संविधान संशोधन की बात हो रही है। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। तो संविधान में संशोधन केवल संसद द्वारा किया जा सकता है। जब संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए भेजा जाता है तो राष्ट्रपति को अनुमति देना अनिवार्य है। साधारण विधेयक के मामले में नहीं, यह पुनर्विचार के लिए लौटा देगा। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, इसे संसद के दोनों सदनों से स्वतंत्र रूप से विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। संविधान संशोधन की बात हो रही है और इस संदर्भ में संसद के दोनों सदनों में सहमति न बन पाने की स्थिति में जो है राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाते हैं। वो साधारण विधेयक के मामले में बुलाते हैं, संविधान संशोधन विधेयक के मामले में नहीं बुलाते। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, पहला वाला करेक्ट है। लेकिन पूछा क्या है? गलत पूछा है, तो गलत आंसर बी। तो संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत, सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और सदन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। तो पहला वाला करेक्ट है। संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति दोनों सदनों के बीच गतिरोध होने पर संयुक्त बैठक बुला सकते हैं, किंतु संविधान संशोधन में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, दूसरा वाला गलत है। ठीक है, संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है, इस चीज को याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। उस साधारण विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक। अच्छा, इस बार भी गलत स्टेटमेंट ढूंढना आपने को। संविधान के 15वें संशोधन के द्वारा हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई और संविधान के 55वें संशोधन के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि की गई। दोनों करेक्ट हैं, पहला भी करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है। गलत ढूंढना, गलत कोई है नहीं, तो डी लगाएंगे आंसर। तो दिए गए दोनों के दोनों कथन सत्य हैं, अतः सही उत्तर होगा डी। नंबर 17 पर आ जाइए। संविधान में 42वें संशोधन के द्वारा क्या क्या शामिल या परिवर्तित किया गया? 42वां संविधान संशोधन 1976, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, लघु संविधान। बहुत सारे प्रावधान इसमें किए गए। तो इसके द्वारा लोकसभा की अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दी गई। इसके द्वारा मूल कर्तव्य को शामिल किया गया। इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन किया गया, वो 3 शब्दों को जोड़ा गया। और इसके द्वारा 7वीं अनुसूची में परिवर्तन किए गए। ठीक है, 12 अनुसूचियाँ। 7वीं अनुसूची कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची की बात हो रही है। बिल्कुल, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा की अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दी गई और फिर 44वां हुआ, उससे फिर 6 से घटाकर 5 कर दी गई। मूल कर्तव्य को शामिल किया गया, संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन किया गया, 7वीं अनुसूची में परिवर्तन किया गया, सब तो किया गया। डी है इसका आंसर। तो संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है लोकसभा की अवधि 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दी गई, लेकिन इसे 44वें संशोधन के द्वारा पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। इसके द्वारा संविधान के भाग 4 और में जो संशोधन किया गया तो अनुच्छेद 51A बना और इसे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर शामिल किया गया। ठीक है, मूल कर्तव्य थे वो फंडामेंटल ड्यूटीज थी जिनको शामिल किया गया। इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 3 शब्दों को जोड़ा गया और इसके द्वारा 7वीं अनुसूची में परिवर्तन कर केंद्र को किसी राज्य में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए सैन्य बल भेजने की शक्ति को जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है, संविधान की समीक्षा करने के लिए श्री वेंकट चलैया की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया। चलैया आयोग का उद्देश्य संविधान के कामकाज की समीक्षा करना था और विपक्षी दल तथा अन्य संगठनों ने इस आयोग का समर्थन किया। गलत है, विरोध किया था। ठीक है, पहला दूसरा करेक्ट केवल। तो वर्ष 2000 में, सन 2000 में उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति श्री वेंकट चलैया की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया जिसका उद्देश्य संविधान के कामकाज की समीक्षा करना था। विपक्षी दलों और अन्य संगठनों ने इस आयोग का बहिष्कार किया और इसने अपनी रिपोर्ट 2002 में सौंपी। तो तीसरा वाला गलत है और पहला दूसरा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ने स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को प्रभावी बनाया। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 3 नए शब्दों को जोड़ा और कैबिनेट की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया गया। बिल्कुल, ये भी सारे के सारे करेक्ट हैं। ये सब प्रावधान थे, इतने सारे प्रावधान थे तभी तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा दी जाती है।
तो 42वां संविधान संशोधन जो कि हुआ था 1976 में, उसके बारे में जानेंगे। यह सबसे महत्वपूर्ण संशोधन है। इसे लघु संविधान मतलब मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में भी जाना जाता है, और इसने स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को प्रभावी बनाया। और संविधान के प्रस्ताव में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 3 नए शब्दों को जोड़ा, और एक नए भाग 4th ए में नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य को जोड़ा। कैबिनेट की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायिक समीक्षा तथा रिट न्याय क्षेत्र की शक्तियों में कटौती की गई, और लोकसभा तथा राज्य की विधानसभाओं के कार्यकाल में 5 से 6 वर्ष की बढ़ोतरी की गई। ठीक है, लेकिन 44वें के द्वारा फिर से कम करके 5 साल कर दिया गया उसको। 20वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, संविधान में राज्यों को प्राप्त शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। 7वीं अनुसूची की बात हो रही है, जिसमें 3 विषय हैं, संघ सूची के, राज्य सूची के और समवर्ती सूची के। उसमें भी राज्य सूची के विषय में स्टेटमेंट है तीनों। पहला है, संघीय संरचना में राज्यों की शक्तियां केंद्र सरकार की दया पर चलती हैं। दूसरा है, जब तक आधे राज्यों की विधान पालिकाएं इस संदर्भ के किसी संविधान संशोधन विधेयक को पारित नहीं करती, तब तक संशोधन प्रभावी नहीं माना जाएगा। राज्य सूची के विषय के संदर्भ में बात हो रही है। ठीक है, इस संबंध में संशोधन के लिए केवल आधे राज्यों के अनुमोदन और राज्य विधान पालिकाओं के साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। बताइए। देखिए, पहला वाला गलत है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। ठीक है, तो 2 और 3 इसका आंसर सही हो जाएगा। पूछा क्या, गलत तो नहीं पूछा, सत्य पूछा है, तो बी सही है। तो कथन 2 और 3 जो है वो सत्य हैं, जबकि पहला वाला गलत है, क्योंकि संघीय संरचना में राज्य सूची की शक्तियां केंद्र सरकार की दया पर नहीं चलती। संविधान में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के माध्यम से केंद्र एवं राज्यों के दायित्वों को अलग कर दिया गया है, इसलिए। ठीक है, बाकी सेकंड वाला जो स्टेटमेंट करेक्ट है, जब तक आधे राज्यों की विधान पालिकाएं इस संदर्भ के किसी संविधान संशोधन विधेयक को पारित नहीं कर देती, तब तक संशोधन प्रभावी नहीं माना जाएगा। और इस संबंध में संशोधन के लिए केवल आधे राज्यों के अनुमोदन और राज्य विधान पालिकाओं के साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। तो 20 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। धन्यवाद।